नमस्कार, मैं अमित कुमार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी। जो पिछली क्लास में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के जो सेट और ऑपरेशन थे उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ बेसिक अपने पास में जो अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज अपन शुरू करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, द्विचर संक्रिया क्या होती है। Let S be a non-empty set and if f अपन ने कोई फंक्शन डिफाइन किया है मैपिंग S क्रॉस S से, किस पे, S पे, तो अपन f को एक बाइनरी जब तब अपने पास में f is said to be a binary operation on the set S, तो अपने पास में जो S है वो द्विचर संक्रिया होगी। कब? जब अपन कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए और बी और उनके ऊपर संक्रिया लगा देते हैं, और वो अपने पास में ए और बी की जब संक्रिया करते हैं तो जो भी अपने पास में आउटपुट आता है सी, वो किससे बिलोंग करे, समुच्चय एस से बिलोंग करे। यानी एस क्रॉस एस के जो भी एलिमेंट है इनकी इमेज है वो एफ इस पे लेके जाएगा, एस पे लेके जाएगा, तो वो अपने पास में क्या कहलाती है, द्विचर संक्रिया कहलाती है। मान लीजिए कि कोई एस है वो एक समुच्चय और एफ अपन ने एस क्रॉस एस से एस पे डिफाइन किया है, तो एफ समुच्चय एस पर द्विचर संक्रिया कहलाती है यदि ए और बी बिलोंग्स टू एस के लिए, यदि अपन ए और बी के ऊपर संक्रिया लगाते हैं और वो किससे बिलोंग करती है, एस से, तो अपन उसको कहेंगे यह द्विचर संक्रिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो द्विचर संक्रिया नहीं। इसके बाद में आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय संरचना। तो जो अपन ने अभी द्विचर संक्रिया देखी थी, पढ़ी थी, उसको अपन किसी सेट के साथ में यदि लेते हैं, कोई भी अपने पास में सेट है नॉन एम्प्टी सेट एस, और उसमें यदि एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन अपन लगा देते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन और उस सेट दोनों को मिला के अपन बोलते हैं द्विचर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बीजीय संरचना। यानी सेट और किसी भी द्विचर संक्रिया एक या एक से ज्यादा यदि अपन उनको साथ में लेते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए अपन वास्तविक संख्याओं पर प्लस ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, तो आपको पता है दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ोगे आप तो भी अपने को एक वास्तविक संख्या मिलेगी, भाई दो में तीन जोड़ोगे तो अपने पास पांच मिलेंगे, पांच भी वास्तविक संख्या ही है। तो यह अपने पास में एक क्या है, बीजीय संरचना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन जोड़ेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, तो वो भी एक क्या है, बीजीय संरचना है। और इस बीजीय संरचना को अपन किससे बोलते हैं, ग्रुपोइड या क्वासी ग्रुप। जब अपने पास में कोई सेट होता है नॉन एम्प्टी और उस वो क्या होता है, क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट पर यदि संक्रिया लगाएंगे तो उनकी कैलकुलेशन करने के बाद वो भी अपने पास में सेट जी से बिलोंग करता है, तो अपन उसको बोलते हैं क्वासी समूह है या ग्रुपोइड। इसके लिए सिर्फ सिर्फ एक कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और क्लोज होने का मतलब क्या है, समवर्त होने का मतलब क्या है, कि उन पे यदि अपन कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उन पे संक्रिया लगा देते हैं, जैसे मान लो प्लस की संक्रिया है, तो ए और बी को जोड़ते हो तो वो भी अपने पास में उस समुच्चय के अंदर से बिलोंग करना चाहिए, तो उसको अपन बोल देते हैं ग्रुपोइड या क्वासी समूह। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा अपने पास में आता है सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के लिए क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एक तो सेट होगा नॉन एम्प्टी और उसमें एक संक्रिया डिफाइन होगी जो कि क्या होगी, क्लोज होगी। क्लोज होने का मतलब ये है कि ए और बी को अपन संक्रिया करेंगे तो वो उसी सेट में से बिलोंग करेगी। और साथ में यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यानी जी सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं स्टार संक्रिया के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास में उसको अपन बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहिए और वो एक बीजीय संरचना होनी चाहिए। यानी बीजीय संरचना है तो क्लोज तो होगी, भाई कोई भी बीजीय संरचना हो तो उसमें ए स्टार बी है वो बिलोंग्स टू किस में से करेगा, जी में से करेगा, इसका मतलब ये क्लोज तो होगी होगी। और साथ में उसमें एसोसिएटिव लॉ भी लग रहा है, यानी कि सात चलिए नियम पालन कर रहा है, तो वो अपने पास में क्या कहलाता है, सेमी समूह है या सेमी ग्रुप कहलाता है। लूप कहलाता है कोई भी अपने पास में, जब अपने पास में एक तो हो क्लोज, क्लोज का मतलब ए स्टार बी है वो बिलोंग्स टू जी करे, दूसरा साथ में अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व हो। अब अपने पास में बात ये आती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। भाई उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट के साथ में उसकी संक्रिया, जैसे ए के साथ में यदि ई की संक्रिया करते हैं तो आउटपुट ए ही आना चाहिए, यदि बी के साथ में ई की संक्रिया करते हैं तो बी आएगा। यानी ऐसा अवयव जिसकी किसी भी अवयव के साथ में यदि संक्रिया कर रहे हैं अपन
तो वो सेम अवयव ही आता है, तब उसको अपन बोलते हैं तत्समक अवयव। तो यदि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है उसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है, तब अपन उसको बोलते हैं लूप। तो आप तत्समक अवयव से मतलब समझ ही गए होंगे कि किसी भी अवयव के साथ में उसकी संक्रिया करें तो सेम अवयव रिपीट होना चाहिए। अब उसके आगे आती है मोनोइड। मोनोइड का मतलब होता है कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो मोनोइड कब कहलाती है, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। दूसरा एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य नियम, ए स्टार बी स्टार सी की यदि संक्रिया करते हैं तो वो अपने पास में बराबर होती है ए और बी की संक्रिया कर दीजिए और उसकी फार्मूला में संक्रिया करिए सी से। तो एसोसिएटिव नियम है वो भी उसमें होल्ड होना चाहिए। और साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तत्समक अवयव क्या होता है, यदि कोई भी ई अपने पास में बिलोंग्स टू जी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ए की यदि अपने पास में ई के साथ संक्रिया करें तो भी ए आए और राइट साइड में करें तब भी ए ही आए, यानी ई की अपन राइट साइड में करें तब भी ए आए और लेफ्ट साइड में करें तब भी ए आए, तो अपन कहते हैं। और ये सारा पूरे जितने भी अपने पास में एलिमेंट हैं जी के उनके लिए सत्य होना चाहिए। तो ये बात सब एलिमेंट के लिए सत्य है, तब अपन कहते हैं ई है वो इस ग्रुप का या इस सेट का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मोनोइड होने के लिए तीन कंडीशन होती है, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक एसोसिएटिव होना चाहिए और एक आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने पास में ग्रुप। तो ये मोनोइड की हिंदी में डेफिनेशन आप देख सकते हो कि कोई भी बीजीय संरचना मोनोइड कहलाती है यदि अपने पास में वो बीजीय संक्रिया है वो निम्न गुणधर्म को संतुष्ट करे, समवर्तता, साहचर्य और तत्समक अवयव का अस्तित्व। आप यहाँ से देख रहे होंगे तत्समक अवयव हमेशा सेट के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसे ई का अस्तित्व है तो वो सेट के अंदर होना चाहिए तभी तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, यदि वो सेट से बाहर है तो तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट आता है ग्रुप। An algebraic structure G star is a group if the binary operation satisfy the following property। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास में रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी जो प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी प्रत्येक अपने पास में एलिमेंट के लिए एक ऐसा इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, यदि उन दोनों की अपन संक्रिया करते हैं तो अपने को आउटपुट मिलता है ई, यानी तत्समक अवयव के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से संक्रिया करें तब भी अपने पास में क्या आएगा ई, और राइट साइड से करें तब भी क्या है ई। तो अपन कहते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो क्या है, बी, यानी ए का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है और वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। और यदि ए और बी दोनों, ए और बी यदि इनवर्स है एक दूसरे के, तो इन दोनों की संक्रिया करोगे तो वो ई के बराबर आनी चाहिए। अपन एग्जाम्पल देखेंगे उनसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी बीजीय संरचना समूह कब कहलाती है, जब वो समवर्तता, साहचर्य गुणधर्म, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, इन चार गुणधर्म को फॉलो करती है तो अपने पास में वो क्या कहलाता है, ग्रुप। समवर्तता का मतलब ये है कि यदि ए और बी की अपन संक्रिया करते हैं तो वो जी से बिलोंग करनी चाहिए, प्रत्येक ए और बी है वो जी से बिलोंग कर रहे हो तब। साहचर्य नियम का इनमें पालन होना चाहिए। और तत्समक अवयव का मतलब ये है कि जी के जितने भी अवयव हैं उनके लिए यदि अपन ई से संक्रिया करते हैं तो वो हमेशा उस अवयव के बराबर ही आना चाहिए, तो उसको अपन बोल देते हैं कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है। एक भी अवयव के लिए ऐसा मिल जाता है कि एक की यदि अपने पास में ई के साथ संक्रिया करें और वो एक के बराबर ना आए, यदि एक भी ऐसा अवयव मिल गया तो फिर वो ग्रुप नहीं हो सकता। ग्रुप के जितने अवयव हैं सबके लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव में भी सेम ऐसा ही है कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए अपने पास में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। बस हर अवयव के लिए अलग अलग अवयव प्रतिलोम हो सकते हैं, तत्समक अवयव होता है वो पूरे ग्रुप के लिए हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आता है ग्रुप। ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कम्यूटेटिव ग्रुप और एक होता है नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी कि आबेली समूह है और नॉन आबेली समूह है। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन आबेली समूह है, एन ओ एन, नॉन आबेली, नॉन अबेलियन ग्रुप और अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कहलाता है यदि अपने पास में जी के प्रत्येक जो अवयव है ए और बी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी क्रम विनिमय होते हैं। यदि ए और बी के साथ संक्रिया करते हैं, यदि पहले ए को लेके फिर बी के साथ संक्रिया कर दो या चाहे पहले बी को लेके फिर उसकी ए के साथ संक्रिया कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर आती है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ क्रम का महत्व नहीं है, तो दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कि ये क्या है, ग्रुप है वो क्या है, एबेलियन है।
और ऐसा अगर नहीं है, एक भी एलिमेंट के लिए यह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही हो, किन्हीं भी दो के लिए, तो अपने पास में वो कहला देता है एक क्रम विनिमय समूह है, नॉन एबेलियन ग्रुप, अनाबेली ग्रुप। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास में यहाँ आता है, वो आता है कि ग्रुप होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित। यानी किसी ग्रुप में यदि फाइनाइट एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो भी अपने पास में ग्रुप के अंदर सेट लेते हैं, उसमें यदि फाइनाइट एलिमेंट है तब तो अपन कहते हैं वो समूह कैसा है, फाइनाइट है। और यदि उसमें इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट अपने पास में अवयव है, तब वो कहलाता है इनफाइनाइट ग्रुप। और किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा उसमें एलिमेंट की जो संख्या होती है उसको अपन कहते हैं ग्रुप का ऑर्डर। देखिए अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है कि प्राकृत संख्याओं पर यदि अपन प्लस संक्रिया लगाते हैं तो क्या वो ग्रुप होंगे। तो आप देखेंगे पहला आइडेंटिटी एलिमेंट कि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, क्योंकि जीरो को किसी संख्या में जोड़ो सेम ही संख्या आएगी, तो जीरो है वो बिलोंग नहीं करता प्राकृत संख्याओं से, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है। दूसरा अपन यदि अपन में +5 के लिए यदि मेरे को क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो +5 में मैं क्या करूँगा, -5 संक्रिया करूँगा, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब 5 का इन्वर्स क्या हो गया, -5 हो गया। लेकिन -5 तो प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती, प्राकृत संख्या तो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कोई भी दो प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो तीसरी प्राकृत संख्या मिलनी है। जैसे मान लो 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 मिलेगी, तो प्राकृत संख्या ही है, तो क्लोज प्रॉपर्टी तो होल्ड, सात चलिए नियम होल्ड होता ही है भाई। आप पहले 7 और 4 को जोड़ दो, फिर उसमें 8 जोड़ दो, या पहले अपन को 7 8 और 4 को जोड़ दो फिर उसमें 7 जोड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सात चलिए नियम तो पालन होता ही है। प्लस में गुणा में हमेशा सात चलिए नियम का पालन होता है। तो यह ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और यहाँ पे आइडेंटिटी भी नहीं है, सात चलिए नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये कैसा हो सकता है, सेमी ग्रुप हो सकता, क्योंकि इसमें क्लोज प्रॉपर्टी है और सात चलिए नियम का पालन हो रहा है। दूसरा आता है Z+, तो ये एक ग्रुप होता है अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और पांचवी जो प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप की कि A स्टार B है, वो होना चाहिए B स्टार A के बराबर। तो यदि A में B जोड़ दो चाहे से B में A जोड़ दो, वैल्यू हमेशा बराबर ही रहती है, तो ये कैसा है, अबेली ग्रुप है। इसी तरीके से Q परिमेय संख्या का समुच्चय, R वास्तविक संख्या का समुच्चय और C कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय प्लस संक्रिया के लिए हमेशा आबेली ग्रुप होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन गुणा वाले, कि यदि प्राकृत संख्याओं का गुणा के रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं तो वो अपने पास में ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। भाई आप जानते ही हो कि जो गुणा वाले होते हैं उनके लिए आइडेंटिटी क्या होता है, एक, क्योंकि एक को किसी संख्या से गुणा करो सेम संख्या ही आती है। तो मान लीजिए मेरे को ए का अपने पास में इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स यदि बी है, यानी ए का इन्वर्स बी है, वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एक के बराबर होगा। तो एक को बी से गुणा करोगे तो ए बी बराबर एक, तो यहाँ से मेरे पास में बी बराबर क्या आ गया, 1/a। और 1/a है वो प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे मैंने a5 ले लिया तो 1/5 है, वो प्राकृत संख्या थोड़ी है, नहीं है, अरे वो पूर्णांक भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व एक प्राकृत संख्या है तो सेट से बिलोंग कर रहा है, और एक है वो पूर्णांक भी है, यानी पूर्णांकों वाले समुच्चय में भी है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का तो यहाँ अस्तित्व है। एसोसिएटिव नियम तो फॉलो करते ही हैं गुणा और प्लस में, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोज होता ही है कि दो प्राकृत संख्या को गुणा करोगे तो हमेशा प्राकृत संख्या मिलनी है। तो ये क्या हो गया, मोनोइड हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं। ऐसे यदि क्यू आर और सी लेते हैं तो देखो जीरो के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। भाई जीरो के मान लीजिए अपन ए है, जीरो गुणा ए बराबर कितना हो गया, एक, तो ए बराबर कितना हो गया यहाँ से 1/0। 1/0 डिफाइन ही नहीं है, और वैसे भी जीरो को ए से गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, कभी भी वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब जीरो के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो ये तीनों क्या है, मोनोइड है। हाँ, यदि अपन क्यू स्टार आर स्टार सी स्टार से बात करते हैं गुणा के लिए, ये आबेली समूह होते हैं, क्योंकि गुणा चाहे ए को बी से गुणा कर लो चाहे बी को ए से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसा है, आबेली समूह है। बताया था मैंने क्यू स्टार क्या होता है, कि जो भी अपने पास परिमेय संख्या का समुच्चय है उसमें से जीरो घटा देते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास में है कि एनजेड होता है, वो हमेशा आबेली समूह होता है।
होता है। एनजेड का मतलब क्या है कि जो भी अपने पास पूर्णांक है, जैसे अपन ने पूरे पूर्णांकों को 2 से गुणा कर दिया तो वो भी हमेशा क्या होगा, अबेली समूह होगा। 3 से गुणा कर दिया जैसे तो क्या हो गया, 0, 3, 9, 12, और इधर ऐसे -3, -9, -12, तो ये भी क्या होगा, एक अबेली समूह होगा प्लस संक्रिया के। माइनस वाले हैं वो अपने पास में ग्रुप नहीं होता, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं एक तो एसोसिएटिव नियम है उसका पालन नहीं करती। माइनस वाली संख्याओं में एसोसिएटिव नियम का पालन नहीं होता। तो लास्ट क्लास में अपन ने मैंने पढ़ाया था यूएन। यूएन क्या होता है, वो सारे प्राकृत संख्याएं जो n से छोटी हो या n के बराबर हो, उनका जीसीडी अपने पास में n के साथ में क्या है, एक, तो वो होता है यूएन। और ये हमेशा गुणन मॉड्यूलों के लिए क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। n की वैल्यू यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो उनके लिए यह हमेशा आबेली ग्रुप होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने ये लास्ट क्लास में स्पेशल टाइप के कुछ सेट और संक्रिया आपको बताई थी, जिससे आपको यहाँ प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे U10 है, वो क्या हो गई, 1, 3, 7, 9। अब देखिए यहाँ पे 1, 3, 7, 9 संक्रिया है अपने पास में, मॉडुलो गुणन मॉडुलो 10। देखिए तत्समक अवयव तो 1 है, क्योंकि 1 को 3 से गुणा करेंगे। यदि 1 गुणन मॉडुलो 10, 3 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3/10। शेषफल कितना बचेगा, 3। ऐसे ही 1 की यदि संक्रिया अपन करते हैं 3 7 के साथ में, तो ये अपने पास में क्या आएगा, 7/10, तो शेषफल क्या बचेगा, 7। ऐसे ही 9 के साथ में करेंगे तो कितना बचेगा, 9। तो हर बार अवयव है वो सेम ही अवयव आ रहा है, इसका मतलब इसका तत्समक अवयव कितना हो गया, 1। अब मेरे को प्रतिलोम निकालना है 1 का, तो मेरे को देखो 1 का प्रतिलोम निकालना है, तो मेरे को ऐसी संख्या के साथ में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए a है, तो वो अपने पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितना है, 1। तो देखिए 1 को 21 से गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करोगे 1, और उसमें 10 का भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब मेरे को 3 का निकालना है, तो देखिए 3 है, उसकी मैं किसके साथ संक्रिया करूं कि मेरे पास में क्या आ जाए, 1। तो देखिए यदि मैं 3 का 3 के साथ करता हूँ, 3 तिये 9, 3 तिये 9, और 9 में मैं 10 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 9, तो 1 के बराबर नहीं है। यदि 7 तिये 21, और 21 में 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1, यानी 3 का इनवर्स कितना हो गया, 7। तो 7 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि अपने पास में यदि ए का इनवर्स है वो ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए हो जाएगा। तो यदि 3 का 7 हो गया तो 7 का 3 हो गया, और 1 का 1, तो अब बच गया 9। तो अब 9 को क्या होना पड़ेगा, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, तो 9 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करोगे कितना आ गया, 81, और 81 में यदि 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। तो आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, यानी यह अवयव क्या है, सेल्फ इनवर्स है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा अवयव है वो सेल्फ इनवर्स है, और कौन सा अवयव का प्रतिलोम क्या है, और इसका तत्समक अवयव क्या है, ये गुणा करके आप चेक कर सकते। नेक्स्ट जो अपने पास में 11वां एग्जाम्पल आता है वो आता है Zn। तो अपने Zn पढ़ा था सेट कि ये सारे अवशेष जो मॉडल होते हैं, रेजिड्यू क्लास होती है, उनका संग्रह होता है, और इसके अंदर अवयव होते हैं 0 से लेके 1, 2, 3 n-1, और ये प्लस n सब मॉडुलों के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, अबेली ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए मैंने Z2 लेना है, तो Z2 में ले लूंगा, Z2 में कहा जाएगा 0 और 1, और संक्रिया लगेगी +2 मॉडुलो। इसी तरीके से मेरे को Z3 लेना है, तो मैं ले लूंगा 0, 1 और 2, n-1 तक जाता है ये, और ये हो जाएगा 3। अब मेरे को देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी संक्रिया करूं, देखो जो 1 के साथ में मैं करता हूँ मॉडुलो 3 0, तो कितना आया, 1। भाई 1 और 0 कितना हो गया, 1, उसमें 3 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा, 1। यदि मैं 2 के साथ लेता हूँ तो 2 में 0 के साथ करता हूँ तो 2 और 0 कितने हो गए, 2, और 2 में 3 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 2। तो सेम अवयव रिपीट हो रहा है, इसका मतलब तत्समक अवयव इसका क्या होता है, 0। इनवर्स निकालना हो तो देखिए 0 है वो किसका इनवर्स हो जाएगा, खुद का, और यदि 1 का अपन 1 के साथ संक्रिया करते हैं तो कितना होता है, 1, और 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, 2। 2 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 2। आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं है, तो सेल्फ इनवर्स तो नहीं है। अब 1 की संक्रिया अपन कर लेते हैं 2 के साथ में, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। तो 1 का इनवर्स तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास में ग्रुप आता है वो आता है डाइहेड्रल ग्रुप। तो डाइहेड्रल क्या होता है, एक ग्रुप होता है
जो अपने पास में किसमें अंडर विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, जो फलनों का संयोजन होता है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, ग्रुप होता है। डाइहेड्रल सेट मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में कि किस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आइडेंटिटी होता है इसका वो होता है आर नॉट। आर नॉट का मतलब है कि जीरो रोटेशन, यानी जो जैसा अपने पास में अवयव है सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं करना है। और जो एक्स अपने पास में रिफ्लेक्शन होता है उसका इन्वर्स निकालना है, तो ये हमेशा क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स होता है। यानी अपने रोटे एक्स जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल यदि अपने इसको रिफ्लेक्स किया है तो वापस हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो वो सेम अवयव आ जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स होगा। और यदि रोटेशन का इन्वर्स लेते हैं तो y की पावर r का जो यदि इन्वर्स लेते हैं तो वो होता है y की पावर n माइनस आर के बराबर होता है। तो इसके अंदर इन्वर्स अपन x वाला तो सेल्फ होता है और y की पावर r का इन्वर्स होता है y की पावर n माइनस आर। और डाइहेड्रल जो ग्रुप होता है उसकी जो कोटि होती है वो होती है 2n, यानी इसमें 2n अवयव होते हैं। इसके बाद में आता है 13 नंबर का जो अपने पास में जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप का मतलब क्या था, तो जनरल लीनियर आपने सेट पढ़ाई होगा कि ऐसे अपने पास में एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और सारी एंट्री किससे हो, फील्ड से। तो यह अवयव है गुणनफल के लिए क्या होता है, समूह होता है। दो मैट्रिक्सों का जो गुणनफल होता है उसके लिए यह क्या होता है, समूह होता है। ऐसे स्पेशल लीनियर ग्रुप है वो भी क्या होता है, समूह होता है। इसके लिए मैट्रिक्स गुणन के लिए 15 एग्जाम्पल है। यदि अपन ने जी इस तरीके की मैट्रिक्स है कि ए है पहला अवयव और बाकी सारी एंट्री क्या है, जीरो, और ये ए किसके बराबर है, रियल नंबर के बराबर है, तब यह भी क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसकी आइडेंटिटी होती है पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 और बाकी सारे कितने हो जाएंगे, जीरो। और इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/a, बाकी सारी एंट्री कितनी हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट इसमें जो ग्रुप आता है कि सारे एंट्री है वो सेम ही हो, 2x2 की मैट्रिक्स, तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 1/2 1/2 1/2 1/2। इसी तरीके से यदि ये 3x3 की होती तो उसकी जो आइडेंटिटी हो जाती वो हो जाती 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। भाई ये आइडेंटिटी है तो अपन क्या करेंगे, A×A की मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी अपन मान लेते हैं कुछ भी बी बी बी, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ए ए ए ए के बराबर आना चाहिए। अब ये अपन इनकी कैलकुलेशन गुणा करेंगे, गुणा करके ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी तो वहां से अपने पास में बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से अपन आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। ऐसे इन्वर्स निकाल लेंगे कि इसका इन्वर्स मान लेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के, तो वहां से जो इसका इन्वर्स आएगा वो आएगा 1/4a 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 1/4a। ऐसे ही अपने पास में एस एन क्या होता है, ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट टू इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप मैपिंग कंपोजिशन। जो संयुक्त फलनों की जो अपने पास में फलनों का जो संयोजन है उसके लिए ये हमेशा क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसका ऑर्डर होता है फैक्टोरियल एन, और इसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, सममित समूह है। ये क्या होता है, सममित सममित समूह है, सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप जिसका ऑर्डर होता है फैक्टोरियल एन, यानी सेट के खुद से खुद पर ही अपने पास में 1/1 मैपिंग होती है, उनका जो फलनों का संयोजन के लिए वो क्या होती है, हमेशा एक ग्रुप का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्वाटर्नियन ग्रुप, Q4 समूह है। तो Q4 मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से डिफाइन होता है, तो इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, ये भी एक क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करता है। नेक्स्ट होता है क्लाइन 4 ग्रुप, तो ये इसमें 4 एलिमेंट होते हैं E A B और AB। प्रत्येक अवयव सेल्फ इन्वर्स होता है इसके अंदर, यानी ए का इन्वर्स ए होगा, बी का इन्वर्स बी होगा, ए बी का इन्वर्स भी ए बी इन्वर्स ही होगा। यहाँ ए स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ई के, बी स्क्वायर है वो भी ई के, और ये हमेशा क्या होता है, ए बी बराबर बी ए, यानी यह हमेशा कैसा होता है, आबेली ग्रुप होता है। तो जो अपने पास में यह ग्रुप है वो कैसा है, आबेली ग्रुप है, 4 कोटि का, जिसको बोलते हैं क्लाइन 4 ग्रुप। यदि अपन पावर सेट अपन ने सेट थ्योरी में पढ़ाई होगा कि जो पावर सेट होता है उनका कलेक्शन वो यूनियन के रिस्पेक्ट में और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता।
क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए यह ग्रुप नहीं है। और सिमेट्रिक डिफरेंस जब अपन देखते हैं तो अपने पास में जो पावर सेट है वो एक आबेली ग्रुप होता है, जिसके अंदर उसका प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या होता है? प्रतिलोमी होता है। तो ये आपको रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ऐसा ग्रुप अपने पास में कौन सा है जिसका प्रत्येक अवयव खुद का क्या है? इनवर्स है। तो ये अपने पास में होता है पावर सेट, और इसके साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में। अब आप देख रहे होंगे कि इन 3 क्वेश्चनों में से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ करके। तो ये कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ये हमेशा क्या होता है भाई कि देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये हमेशा किस में से आएगा? पावर सेट s में से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या है? समवर्त है। आपको पता ही है कि ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो सातचर्य नियम का पालन करता ही है, यानी एसोसिएटिव भी हो गया। अब मेरे को इसके लिए क्या निकालना है? तत्समक अवयव। तो मैं मान लेता हूँ कि a का संक्रियापन किसके साथ में करेंगे? b के साथ में। b अपने मैंने यहाँ क्या मान ली? इसका तत्समक अवयव मान लिया। तो तत्समक अवयव के साथ संक्रिया करेंगे तो अपने पास में किसके बराबर आना चाहिए? a के बराबर आना चाहिए। ए के बराबर आना चाहिए, तो आपको पता है सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। किसके बराबर आना चाहिए? ए के। और ये कब बराबर होगा? जब बी बराबर किसके हो? फाइव के। तो बी बराबर फाइव होते ही बी माइनस ए क्या हो गया? फाइव। और ए माइनस बी क्या हो गया? ए। और इन दोनों का यूनियन किसके बराबर आ जाएगा? ए के। तो इसका मतलब फाइव है वो इसका क्या हो गया? तत्समक अवयव हो गया। और फाइव तत्समक अवयव है तो इसका इनवर्स भी निकाल लेते हैं। इनवर्स मान लेते हैं कि ए का इनवर्स क्या है? बी। तो वो किसके बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी, यानी फाइव के बराबर। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए? फाइव के। तो ये कब हो सकता है? फाइव जब भी आएगा जब दोनों यूनियन क्या हो? फाइव। भाई दो सेट का यूनियन फाइव कब आता है? जब दोनों सेट क्या हो? फाइव। यदि एक भी सेट है उसमें एक एलिमेंट हो गया तो फिर उसका यूनियन क्या आएगा? एक। तो यदि ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है वो फाइव के बराबर है, यानी दोनों अलग अलग क्या होने चाहिए? फाइव। और दोनों फाइव तभी हो सकते हैं जब ए और बी क्या हो? आपस में बराबर हो। तो ए में से बी घटाओगे तो भी जीरो आ जाएगा, बी में से ए घटाओगे तो भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो फाइव के बराबर ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि ए बराबर हो गया बी के, और बी किसका इनवर्स है? ए का। जो ये अपने पास में अवयव है वो हमेशा क्या होता है? सेल्फ इनवर्स होते हैं। ये आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते। 22 का अपने पास में ग्रुप आता है कि यदि अपन एम एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स लेते हैं, एम एन आर का मतलब होता है एन क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा प्लस संक्रिया के रिस्पेक्ट में क्या दिखाती है? आबेली समूह है दिखाती है, जिसकी एंट्री क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। कोई भी अपन वास्तविक संख्या एंट्री ले सकते हैं। यह गुणन के लिए समूह है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन जो भी मैट्रिक्स अपन रियल पे डिफाइन करते हैं उनमें कुछ मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? इनवर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होती है। वहां पे उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का, वो जीरो के बराबर आ जाता है, तो उनके इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर वो ग्रुप भी नहीं होगा। तो यह हमेशा ग्रुप नहीं बनाता है क्योंकि इसके अंदर इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। तो ये क्या हो गया? मोनोइड हो गया। इसी तरीके से यदि अपन वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा लेते हैं तो ये अपने पास में गुणनफल के लिए क्या होता है? आबेली समूह बनाता है। वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यदि लेते हैं तो ये भी गुणन के लिए क्या बनाता है? आबेली समूह बनाता है। और यदि अपन यूनिट के जो इकाई घनमूल निकालते हैं, वर्ग एनवे मूल निकालते हैं, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है? आबेली समूह होता है। भाई इकाई के अपन ने एनवे मूल निकाले होंगे आपने, e की पावर आयोटा 2n पाई, इससे अपन कैलकुलेशन करते हैं इनकी 1n। तो यहाँ से अपन इनके जो यूनिट के मूल निकालते हैं एनवे, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो भी अपने पास में क्या होता है? ग्रुप होता है अपने पास में जनरल गुणन की। दूसरा जी है वो अपने पास में एक दो पी माइनस वन तक अपने पास में क्या है? अब रेजिड्यू क्लास है। तो ये अपने पास में गुणन मॉड्यूलो के लिए अपने पास में क्या होती है? ग्रुप होती है। और ये ग्रुप कब होगी? जब अपने पास में पी एक क्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यह ग्रुप तभी होता है जब पी अपने पास में क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। यानी अपन ने कोई ग्रुप लिया, उसमें लिया एक एलिमेंट रेजिड्यू क्लास एक, फिर दो तीन से लेके कहाँ तक जा रही है? पी माइनस वन तक। तो ये ग्रुप होता है यदि अपने पास में पी है वो क्या हो? प्राइम नंबर हो। जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप देखेंगे कि कुछ अवयव में वो क्या होगा? क्लोज ही नहीं होगा। यदि अपन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं लेंगे तो प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर लोगे तो फिर आप इनकी कैलकुलेशन करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने प्राइम नंबर नहीं लिया, तो मैंने ले लिया एक दो तीन, तीन, तो ये मेरे पास में हो गया x4 की रिस्पेक्ट।
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरे पास में पहली बात तो गुणन के लिए मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा और उसमें संक्रिया लगाऊंगा 4। 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 और 4 में 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या बच रहा है 0, जबकि 0 तो इसके अंदर अवयव ही नहीं है, इसका मतलब ये तो क्लोज ही नहीं है। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं होता तब तो ये क्लोज ही नहीं होता। तो ये ग्रुप बनाता है जब पी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए मेरे पास में कई बार जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मेरे को यहाँ से पूछ लेता है कई बार कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। पहले तो तत्समक अवयव निकालना है, मान लो तो मैं तत्समक अवयव को मान लिया मैंने ई, कि इस ग्रुप का तत्समक अवयव क्या है ई। ई है, इसका मतलब ए के साथ यदि मैं ई की संक्रिया करूंगा तो मेरे को ए ही मिलना चाहिए। अब मैं यदि ए की साथ में संक्रिया कर रहा हूँ ई के, तो जो अपन ने संक्रिया डिफाइन कर रखी है क्या कि ए बी, ए की जगह तो मेरे पास ए है और बी की जगह यहाँ पे मेरे पास क्या है ई, तो मैंने ई लिख दिया। बट्टा 3 किसके बराबर होना चाहिए ए के, क्योंकि ए है वो क्या है अपने पास में परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं दोनों साइड में ए को काट सकता, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है ना, धनात्मक है, तो मैं दोनों साइड में से क्या काट सकता हूँ ए। तो यहाँ से ई बराबर किसके आ गया 3 के, यानी इस जो संक्रिया है उसके लिए तत्समक अवयव हमेशा कितना होगा 3 होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को इन्वर्स निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ ए का इन्वर्स मेरे पास क्या है बी, दूसरा मेरे को निकालना है प्रतिलोम, तो मैं मान लेता हूँ कि ए का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है बी के बराबर है। इसका मतलब बी की यदि ए के साथ संक्रिया करूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए तत्समक अवयव यानी ई के बराबर आना चाहिए। तो ए है वो किसके बराबर आ गया ए स्टार बी ई के बराबर आ गया। अब ए स्टार बी क्या है ए बी अपॉन 3 और ई किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ से मेरे पास में ए बी बराबर कितना आ गया 9, तो यहाँ से मेरे पास में बी बराबर कितना आ गया 9 बट्टा ए, यानी ए का इन्वर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा 9 बट्टा ए के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मेरे को इसमें आइडेंटिटी निकालनी थी, तो मैं आइडेंटिटी निकालनी थी तो मान लूंगा ई, यानी ए की यदि मैं संक्रिया ई के साथ लूँ तो वो मेरे पास में क्या आएगा ए ही आएगा। वे स्टार ई के मतलब ए की जगह तो मेरे को रखना है ए, बी की जगह इसमें क्या है ई माइनस ए की जगह ए और बी की जगह ई बराबर ए। अब चूंकि ये ग्रुप है तो ग्रुप के लिए अंदर निरसन नियम से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास में यहाँ ई कॉमन आ गया 1 माइनस ए बराबर 0। अब देखो ये 0 कब हो सकता है, या तो ई बराबर 0 हो या 1 माइनस ए बराबर 0 हो। तो यदि ए है वो 1 के बराबर हो गया, यदि 1 के बराबर हो गया तो इसका गुणनफल हमेशा 0 ही आएगा। तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी परिभाषित भी नहीं होगी, क्योंकि यदि ए बराबर 1 हो गया तो फिर आप ई कुछ भी ले लीजिए, फिर आप 2 गुणा 1 लोगे 0 करोगे तो भी 0 आएगा, 4 गुणा 0 करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो आइडेंटिटी 2 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, तो फिर आइडेंटिटी यहाँ से डिफाइन नहीं हो रही। इसके लिए पहली कंडीशन है कि ए है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये ग्रुप बनाएगा। यदि ए है वो 1 के बराबर हो गया तो यहाँ आइडेंटिटी का अस्तित्व ही नहीं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संक्रिया इस तरीके से डिफाइन है तो आप प्रतिलोम बताइए या इसका तत्समक अवयव बताइए। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वुंदरम आते हैं, वो आते हैं कुछ प्रॉपर्टी है ग्रुप की, वो अपने को ध्यान में रखनी है। पहली है कि ग्रुप का जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी हमेशा एक ही आइडेंटिटी एक ग्रुप का होगा। ऐसे नहीं है कि किसी ग्रुप के 2 आइडेंटिटी हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए, हमेशा एक ही आइडेंटिटी होता है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि किसी भी एलिमेंट का यदि इन्वर्स निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिक ही होगा। यदि एक का इन्वर्स निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिक होगा। ऐसे नहीं है कि एक का इन्वर्स निकाला तो आपने 2 आ गए आपके पास में या 3 आ गए या, तो इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। तत्समक अवयव का इन्वर्स होता है वो हमेशा खुद तत्समक अवयव ही होता है, यानी कि वो सेल्फ इन्वर्स होता है। यदि कोई भी इन एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेल्फ इन्वर्स देन ग्रुप इज एबेलियन, यदि प्रत्येक अवयव किसी ग्रुप का क्या है सेल्फ इन्वर्स है तो वो ग्रुप है वो हमेशा कैसा होगा एबेलियन ग्रुप होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि K4 है, क्लाइन 4 ग्रुप में अपन ने पढ़ा था कि वो सेल्फ इन्वर्स होता है प्रत्येक अवयव, इसका मतलब K4 क्या है एबेलियन ग्रुप है। और यदि किसी भी अपन ने एक पढ़ा था पावर सेट सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो वहां भी प्रत्येक अवयव क्या था सेल्फ इन्वर्स था, तो वो भी कैसा हो जाएगा
एबेलियन हो जाएगा। इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ई, यानी ए यदि ए इनवर्स है वो ए का प्रतिलोम है, तो ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 3 का इनवर्स अपने पास में 7 है, तो 7 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। छठी जो प्रॉपर्टी है कि ए बी का इनवर्स निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, पहले बी का इनवर्स निकाल दीजिए और फिर उसकी संक्रिया ए के साथ में कर दीजिए। ऐसे यदि ए बी सी के की अपन को इनवर्स निकालना है तो पहले जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले इनवर्स निकालेंगे, फिर ऐसे जो पहले पहले है वो सबसे लास्ट में आएगा और इनको क्या कर देंगे, संक्रिया कर देंगे, तो इसके बराबर होता है। कोई भी यदि ग्रुप है तो उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक राइट कैंसिलेशन लॉ। यदि ए बी के अपने पास संक्रिया है वो ए संक्रिया सी के बराबर है, तो ए को ए से आप काट सकते हो, यानी बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। और बी स्टार ए बराबर है सी स्टार ए के, तो ए से ए काटोगे तो उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ या निरसन का नियम। तो ग्रुप में निरसन के नियम का लागू होता है, ग्रुप है वो फॉलो करता है। क्रॉस कभी भी नहीं होगा, जैसे ए स्टार बी है वो सी स्टार ए के बराबर है, यानी ए यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है पहले और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाद में, तो ये क्रॉस कैंसिलेशन अलाउ नहीं है कि आप इनको काट दो। ये क्रॉस कैंसिलेशन तभी होगा जब ग्रुप कैसा हो, आबेली ग्रुप हो। हाँ, आबेली ग्रुप होगा तब आप क्या कर सकते हो, ए स्टार बी है वो किसके बराबर है, सी स्टार ए। आबेली है तो ए स्टार सी है वो किसके बराबर होगा, सी स्टार ए, यानी क्रम का महत्व ही नहीं है उस टाइम, तो फिर ए से ए कट जाएगा तो बी बराबर किसके आ जाएगा, सी। तो क्रॉस कैंसिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आबेली ग्रुप के लिए अलाउ है, हर ग्रुप के लिए अलाउ नहीं। इफ ए and b are any two elements of a group, then the equation a star x बराबर b and y star a बराबर b have unique solution in G। यानी इन इक्वेशन का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिलेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर होता है a इनवर्स स्टार b और y होता है वो होता है b स्टार a इनवर्स। तो यदि कोई भी ग्रुप है तो इन इक्वेशन का हमेशा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि G है वो एक ग्रुप है तो G के किसी भी दो अवयव A और B के लिए समीकरणों का हमेशा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और ये आप यहाँ से इजीली देख भी सकते हो कि भाई A स्टार x किसके बराबर आना चाहिए, B के। x क्या हो सकता है, A इनवर्स स्टार B, क्योंकि इसका A इनवर्स की यदि अपन A के साथ संक्रिया करेंगे तो वो किसके बराबर आ गया, E के, और E की यदि B के साथ संक्रिया करेंगे तो B के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो किसी भी ग्रुप में इन समीकरण का हमेशा कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना। एबेलियन ग्रुप, एबेलियन कोई भी ग्रुप है वो एबेलियन ग्रुप कब कहलाता है, जब उस अपने पास में ग्रुप के सारे जो अवयव हैं यदि ए की संक्रिया बी के साथ करते हैं तो हमेशा बी बराबर ए की होना चाहिए, यानी क्रम का महत्व इनमें नहीं होता, तो अपन उसको कहते हैं एबेलियन ग्रुप। तो एस एन जो अपने पास में अपन ने पढ़ा था सिमेट्रिक ग्रुप, वो हमेशा एन की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होती है तब वो हमेशा एनाबेली ग्रुप होता है, यानी कि उसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होती है तो वो कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं होता। हाँ, S2 है और S1 है वो हमेशा क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। DN इज नॉन अबेलियन, यानी कि जो अपन ने डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा था वो भी क्या होता है, अनाबेली ग्रुप होता है n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। और स्पेशल लीनियर ग्रुप और अपन ने जनरल लीनियर ग्रुप पढ़े थे, ये भी क्या होते हैं, नॉन एबेलियन होते हैं, किसके लिए, n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो तब। हाँ, n की वैल्यू 1 है तब ये क्या होते हैं, हमेशा एबेलियन होते हैं। Q4 जो क्वाटर्नियन ग्रुप पढ़ा था वो भी हमेशा क्या होता है, नॉन एबेलियन ग्रुप होता है। क्लाइन 4 ग्रुप अपन ने पढ़ाई था कि वो हमेशा कैसा होता है, अबेली ग्रुप होता। अब ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस Gn यदि अबेली है तो ये तभी संभव है जब प्रत्येक G1 है वो क्या हो, अबेलिय ग्रुप हो। भाई ग्रुप का भी अपन गुण करके नया ग्रुप डिफाइन करते हैं, और वो अबेली तभी हो सकता है जब वो उसके जो कंपोनेंट हैं वो सारे क्या हो, अबेलियन हो। जैसे U15 है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 इंटू Z4 के। अब Z2 भी क्या है, अबेलियन, और Z4 भी क्या है, अबेलियन। इसका मतलब क्या हो गया, UN भी क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। और वैसे भी UN तो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप ही होता है, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, गुणन मॉडुलो xn के साथ रिस्पेक्ट में। तो a को b से गुणा करके फिर उसका रिमाइंडर निकाल लो, जैसे b को a से गुणा करके निकाल लो, दोनों टाइम बराबर ही आता है। इसका मतलब UN हमेशा क्या होता है, अबेली ग्रुप होता है। और ये अभी पिछली प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी, कोई भी अवयव सेल्फ इनवर्स है सारे अवयव तो वो क्या होता है, अबेली। और ए बी की पावर n बराबर होता है a की पावर n b की पावर n के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g तब भी g क्या होता है, अबेली। और स्क्वायर है वो किसके बराबर हो,
ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो, तब भी अपने पास में जी क्या होता है, अबेली ग्रुप होता है। इनका प्रूफ आप इजीली कर सकते हो। अब आता है ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट। लेट जी बी ए ग्रुप, देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a belongs to G is the least positive integer n such that an बराबर e. The order of element is denoted by order of a. In such n does not exist, then the order of element is said to be infinite. यानी कि अपने पास में कोई भी ग्रुप में अवयव है, उसका यदि अपने को ऑर्डर निकालना है तो अपन देखते हैं कि जो भी अपने पास में अवयव है उसका ये कब कितनी पावर करें कि अपने पास में ई आ जाए, यानी तत्समक अवयव आ जाए, और जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी सबसे छोटा जो पूर्णांक आता है उसको अपन उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो किसी अवयव की जो कोटि होती है, माना जी एक समूह है, अवयव ए है, उसकी कोटि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या एन होगी, जिसके लिए ए एन बराबर ई हो। यदि ऐसा एन विद्यमान नहीं है तो ए की कोटि कैसी होगी, अनंत हो जाएगी। अब कुछ ऑर्डर अपन ग्रुप हैं उनके एलिमेंट के ऑर्डर देख लेते हैं। तो जेड क्यू आर सी, ये सारे जो प्लस के लिए अपने पास में एलिमेंट थे, तो इनके देखो ऑर्डर हमेशा तत्समक अवयव का ऑर्डर कितना होता है, एक। तो इसके तत्समक अवयव का ऑर्डर एक होता है। बाकी सारे भी जो अवयव है उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। क्यों कि मान लीजिए जेड के अंदर आप कोई भी अवयव ले लीजिए, एक है, अब उसको कितनी बार आप उसकी पावर कर दीजिए, ए का स्क्वायर का मतलब हो गया एक प्लस एक, क्योंकि इसमें संख्या प्लस की होती है, कितना हो गया दो। एक क्यूब का मतलब हो गया एक का स्क्वायर प्लस एक, यानी दो प्लस एक कितना हो गया तीन। तो ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये तत्समक अवयव के बराबर ही नहीं आएगा, तत्समक अवयव के बराबर ही नहीं आएगा, तो इनकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो जो अपने जेड क्यू आर सी है, इनमें एलिमेंट की जो ऑर्डर होता है वो एक और इनफाइनाइट होता है। एक होता है सिर्फ और सिर्फ तत्समक अवयव का, बाकी सारे अवयव का ऑर्डर होता है इनफाइनाइट, यानी वो कभी भी उनकी कितनी भी पावर करते जाओ आप, वो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं। जेड क्यू आर स्टार होते हैं गुणन के लिए, उनमें अपने पास में ऑर्डर होता है एक दो और इनफाइनाइट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है एक, और माइनस एक का स्क्वायर करते हो तो वो आता है एक, यानी माइनस एक का ऑर्डर भी कितना हो गया दो, क्योंकि इसका दो पावर करने पे अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। बाकी सारे जो भी एलिमेंट हैं उनका आप गुणा करते जाओ, कभी भी आपको एक, जैसे दो है, दो को दो से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा चार, फिर दो का क्यूब यानी दो गुणा दो क्या आ जाएगा आठ। तो ऐसे आगे से करते जाओ, कभी भी जीरो, कभी भी एक के बराबर यह संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सी जो अपने पास में है उसके एलिमेंट होते हैं, उनके ऑर्डर होते हैं वन भी होता है, टू भी होता है, थ्री भी होता है, फोर भी होता है, और इनफाइनाइट भी होते हैं। तो जो सी स्टार होता है अपने पास में, उसके जो ऑर्डर होते हैं वो सारे एलिमेंट अपने पास में एक भी होता है उसका ऑर्डर, दो भी होता है, तीन भी होता है, और चार, मतलब हर ऑर्डर का एलिमेंट उसके पास में होता है। ये आप उनकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ए की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन, इनकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अपने पास में जब से पावर करोगे तो इस पास में अपने को हर अवयव का एलिमेंट के अवयव मिल जाएंगे। यदि डी है वो डिवाइड करता है एन को, तब जेड एन में डी कोटि के जो अवयवों की संख्या होगी वो होगी 5d। तो मान लीजिए अपने पास जेड एन दिया हुआ है, और उसमें आपको पूछे कि मान लो जेड मेरे को 6 दिया हुआ है, और मेरे को पूछे कि तीन कोटि के इसमें कितने अवयव होंगे, तो वो कितने के बराबर होंगे, 5 3 के बराबर होंगे, और 5 3 की वैल्यू कितनी होती है 2 की। तो जब भी आपको जेड एन में आपको पूछें कि इतने कोटि के कितने अवयव होंगे, तो आप उसका क्या निकाल दोगे, आइलर फंक्शन निकाल दोगे, और जो आइलर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वही उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको। इफ डी डिवाइड्स एन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर डी इन जेड एन इक्वल टू 5d के बराबर होता है। फिर आता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन डी एन। डाइहेड्रल ग्रुप में अपने पास में कभी आपको एग्जाम में पूछ ले तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना सीधा, कि डाइहेड्रल ग्रुप में यदि आपको दो ऑर्डर के यदि कोई भी एलिमेंट पूछता है कितने होंगे, तो यदि एन इवन है तब तो हो जाएगा एन प्लस वन, और एन ओड है यानी विषम है तब हो जाएगा वो एन के बराबर। जैसे मान लो जो मेरे पास D3 में पूछे, तो 3 क्या है, विषम है, तो मेरे पास में इसमें दो कोटि के कितने अवयव होंगे, तीन। यदि मेरे पास D2 में पूछे तो दो क्या है, सम संख्या है, तो इसमें दो प्लस एक यानी कितने होंगे, तीन अवयव ऐसे होंगे जिनकी कोटि कितनी होगी, दो।
तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फिर आता है नेक्स्ट रिजल्ट, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी किसी भी परिमित समूह है कि प्रत्येक जो अवयव की कोटि होती है वो हमेशा उस ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या उससे कम होती है। और ऑर्डर अपने पास में ए का और उसके प्रतिलोम अवयव का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और यदि ए की पावर करते हो आप के, तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप मतलब ए के ऑर्डर से क्या होता है, कम ही होता है। तो ये आप वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ से, यदि अपन ए की पावर एन है वो अपने पास में क्या है, ई, यानी ए का ऑर्डर कितना है, एन। अब यदि ए की पावर के की अपन एन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ए की पावर एन की पावर के। और ए की पावर एन ई के बराबर है, उसकी पावर के करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ई के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी अधिकतम मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो ऑर्डर हो सकता है के एन, या के एन से छोटा ही इसका ऑर्डर होगा। क्योंकि यदि ए एम बराबर क्या है, ई है, तो ए का ऑर्डर हो सकता है वो एम या एम से तो हमेशा कम ही होगा। तो इस तरीके से अपने पास में ए की पावर जो के होता है उसका ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ एक एलिमेंट है उससे कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपने होता है कि यदि जी की कोटि सम है, यदि जी की कोटि क्या है अपने पास में, सम संख्या है। एक रिजल्ट और आपको ध्यान में रखना है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए है वो एन है, यानी और ए की पावर एम बराबर ई है, इसका मतलब ये हुआ कि एन है वो एम को डिवाइड करता है। क्योंकि अपने पास में एन क्या है, उसका ऑर्डर, यानी कि ऐसा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, एन होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई। और ये कह रहा है ए एम बराबर भी ई है, इसका मतलब हुआ कि एम है उसको डिवाइड करता है एन। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, और एक्स इनवर्स ए एक्स को अपन बोलते हैं, यदि बी बराबर ये है एक्स इनवर्स ए एक्स, तो इसको बोलते हैं ए और बी आपस में क्या कहलाते हैं, संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। और इन संयुग्मी अवयव की कोटि होती है वो बराबर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए बी की ओडी है ऑर्डर है वो बी ए के ऑर्डर के बराबर होता, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए। यदि ए का ऑर्डर एन है और बी का ऑर्डर एम है, तब ए बी का ऑर्डर है वो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए और ऑर्डर बी होता है। लेकिन यह तभी होता है जब जी अपने को एक आबेली समूह है दिया हुआ हो। यदि आबेली समूह नहीं दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ ए बी का रिलेशन ए और बी से कोई भी नहीं होगा। यह एलसीएम तभी होता है जब यह आबेली समूह होता है। तो यदि सीधा डायरेक्ट पूछे कि ऑर्डर ऑफ ए अपने को एन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ बी बराबर एम दे रखा है, और आपको ऑर्डर ए बी का बताना है, तो आप कहोगे कि आप इन रिजल्ट से यह ऑर्डर नहीं बता सकते। यह एलसीएम के बराबर तभी होगा जब जी अपने को आबेली समूह दिया हुआ हो। नेक्स्ट जो अपने पास फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है, वो होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और के। यानी ऑर्डर ऑफ ए आपने लिख दिया और फिर आप ऑर्डर ऑफ ए है उसका जीसीडी निकालोगे किसके साथ में, के साथ में, और उनका भाग दे दोगे उसमें, तो आपके पास में ऑर्डर ऑफ ए की पावर के आ जाएगा। यदि के अपने पास में एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो जीसीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ए की पावर के का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। अभी अगला रिजल्ट कह रहा है कि इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज एन एलिमेंट जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2। अब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूँ। भाई किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, सम संख्या में, यानी उसमें सम एलिमेंट है सम संख्या में। तो देखो ग्रुप के अंदर ई होगा, ई क्या है, सेल्फ इनवर्स है, ई है वो क्या है, सेल्फ इनवर्स होता ही है। अब देखो जो भी अवयव बच गए, तो मेरे पास में अवयव बच गए विषम संख्या में। भाई ई अपन ने निकाल दिया तो मेरे पास अवयव बच गए विषम संख्या में। अब इनको आपको पता है हमेशा दो एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, जोड़े में होंगे। कि ए का इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, मान लीजिए बी के बराबर होगा। तो ये दो एलिमेंट तो हमेशा क्या होंगे, जोड़े में होंगे। ऐसे ही अगले दो एलिमेंट भी जोड़े में होंगे। तो दो दो एलिमेंट जोड़े में हो गए तो अपने पास में विषम संख्या है, तो एक अवयव ऐसा बच गया जिसको खुद में लास्ट में क्या होना चाहिए, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा। क्योंकि विषम अपने पास संख्या बच गई, तो दो दो के जोड़े बनाओगे तो सारे सम बन गए बाकी, लेकिन फिर भी एक संख्या तो ऐसी बच गई ना, जो क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होना ही पड़ेगा। क्योंकि इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ए का इनवर्स है वो बी के बराबर है
तो दूसरे अवयव का ये ए इनवर्स है वो सी के भी बराबर हो जाए, कभी नहीं हो सकता। तो ये दो दो के पेयर बन जाएंगे सारे सम संख्याओं के, फिर एक विषम संख्या बच जाएगी लास्ट में, और तो उसको क्या होना पड़ेगा, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, और सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा इसका मतलब दोनों तरफ ए से संक्रिया कर दो, तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए स्टार ए, तो ए स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। तो यदि सम ऑर्डर है अपने पास में किसी भी ग्रुप का, तो किसी न किसी एक एलिमेंट को ऐसा होना ही पड़ेगा जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर ई हो। नेक्स्ट इसमें आता है कि इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए बी की पावर एम बराबर हो ए की पावर एम और बी की पावर एम, और ये तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए सत्य हो, तब अपन कहेंगे जी है वो आबेली ग्रुप है। तो यदि ये तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए सत्य है तो अपन कहते हैं कि जी है वो क्या है, अपने पास में एक आबेली ग्रुप दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते। नेक्स्ट आता है कि यदि जी अपने पास में एक परिमित ग्रुप है और ऑर्डर ए है वो किससे बिलोंग करता है, जी से, तो ऑर्डर ऑफ ए है वो ऑर्डर ऑफ जी, यानी किसी भी अवयव की जो कोटि होती है वो हमेशा ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है, कब, जब ग्रुप अपने पास में क्या हो, फाइनाइट ग्रुप हो। यदि ग्रुप अपने पास में फाइनाइट होता है तब अपने पास में किसी भी अवयव की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि को डिवाइड करती है। और किसी भी अवयव की यदि अपन पावर करते हैं, ग्रुप की जो भी अपने पास कोटि होती है तो वो हमेशा ई के बराबर आता है। ये आप देख सकते हो। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है मेरे पास में, ग्रुप है वो 5 ऑर्डर का है, तो मैं ए की पावर 5 करूंगा, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि यदि डी है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, यानी डी है वो डिवाइड करता है किसके, ग्रुप के ऑर्डर को, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस कोटि का अवयव ग्रुप में हो ही। जैसे मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है 6, तो इसके डिवाइजर हो गए 1 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है, 6 इसको डिवाइड करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 कोटि का अवयव उसमें हो, 3 कोटि का हो या 6 कोटि का हो। तो यह तभी संभव होता है कि जब डी यदि प्राइम नंबर है, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो यदि प्राइम संख्या है तब कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा जिसकी कोटि क्या होगी, डी के बराबर होगी। यानी जैसे प्राइम नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, तो उसमें कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा जिसकी कोटि 2 होगी, कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा उसकी कोटि 3 होगी। लेकिन मान लीजिए यही ग्रुप के ऑर्डर में मान लो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं 6, तो देखिए यहाँ पे 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते कि 4 कोटि का उसमें अवयव होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपको रिजल्ट है कुछ जो किसी भी अवयव की कोटि से रिलेटेड है, तो ध्यान में रख लें। अब नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि यदि ए की पावर 5 है वो ई के बराबर है तथा ए बी ए इनवर्स है वो बी स्क्वायर के बराबर है, तो अपने को बी का ऑर्डर निकालना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको देते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बी स्क्वायर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर का अपन क्या कर लेते हैं, बी की पावर 4 कर देते हैं, यानी बी स्क्वायर की संक्रिया बी स्क्वायर के साथ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए बी, बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी इनवर्स, और यहाँ भी ए बी ए इनवर्स। अब देखिए ये जो ए इनवर्स और ए है ये मिलके किसके बराबर हो गए, ई के, तो ये हो गया ए और ये बी और ये बी मिलके किसके बराबर हो गए, बी स्क्वायर के, ए इनवर्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब आपको पता ही है बी स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर है, ए बी ए इनवर्स, तो मैं बी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा ए बी ए इनवर्स, और इधर ए इनवर्स है, ये बी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर। इसी तरीके से यदि मैं बी की पावर, ये तो 4 थी, बी की पावर 8 करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब बी ए इनवर्स का क्यूब। अब मेरे को चाहिए 32, यहाँ पे मेरे को 5 दे रखा है, इसलिए मेरे को पावर कितनी करनी पड़ेगी, 5 तक लेके जाता हूँ, तो मैं बी की पावर 16, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 4 बी ए इनवर्स की पावर 4, फिर आएगा बी की पावर 32, मेरे पास आ जाएगा ए की पावर 4, 4 और ए कितना हो जाएगा 5 बी ए इनवर्स की पावर 5। अब ए की पावर 5 कितना दिया हुआ ई, तो ये हो गया ई स्टार बी, और चूंकि इनवर्स की कोटि भी क्या होती है, बराबर ही होती है, तो ये हो गया ई के बराबर। अब ई को यदि आप बी के साथ करोगे तो बी के बराबर ही आ जाएगा, तो बी की पावर 32 किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, तो बी की पावर 32 है वो किसके बराबर हो गया, बी के। अब मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर दूंगा, बी इनवर्स से गुणा कर दूंगा, तो बी इनवर्स
बी की पावर 32 बराबर बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स बी की संक्रिया करते हो तो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी के एलिमेंट के, और यहाँ से एक बी कम हो जाएगा, नहीं बी की पावर 31 बराबर ई। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो गया, 31। यहाँ से ऑर्डर अपने पास में क्या आ गया, 31 आ गया। और यदि बी है वो आइडेंटिटी हो तो आइडेंटिटी यहाँ से क्या हो गया, ई की पावर 32 बराबर क्या हो गया, ई। तो यहाँ से यदि आइडेंटिटी हो तब भी ये समीकरण सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब या तो बी का ऑर्डर होगा वो 1 होगा, या बी का ऑर्डर है वो 32 के बराबर 31 के बराबर होगा, या ऑर्डर ऑफ बी है वो किसके बराबर होगा, 31 के बराबर होगा। क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर है नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि है जो बी है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो उसका जो होगा ऑर्डर वो 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जब यहाँ पे इस पावर 2 दी हुई है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 2 की पावर 5 हो गया 32 और उसमें से 1 घटा दो तो आ गया 31, तो उत्तर आ जाएगा 31। जैसे मान लो 2, यदि आपको दिया हुआ था 1 की पावर 7 बराबर ई, तो आप क्या करते, 2 की पावर 7 और उसमें से क्या घटा देते, 1, तो ये ऑर्डर हो जाता बी स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट भी आप बता सकते हो और कैलकुलेशन मैंने बता दी, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अपने पास में नेक्स्ट जो क्लास में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमुटेशन क्या होते हैं, क्रमचय क्या होते हैं, और क्रमचय ग्रुप किस तरीके से डिफाइन किया हुआ होता है, और इस क्रमचय ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे चक्रीय ग्रुप, और उसके लास्ट में अपन देखेंगे कि ग्रुप का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से किया जाता है, कि किस किस कोटि के ग्रुप होते हैं। यदि ऑर्डर 4 है तो कौन कौन से टाइप के ग्रुप पॉसिबल है, ऑर्डर 8 है तो कौन कौन से टाइप के ग्रुप पॉसिबल है। तो ये सारे जो अपन आगे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।